हाथरस के बाद राजा साहब अम्बेडकर ने उस यूपी में दीक्षा दी थी उस फैमिली को। दीक्षा देने के बाद आप में से कितने लोगों को पता है, मुझे पता नहीं, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने वहाँ के क्या किया है, एंटी कन्वर्जन लॉ लाया है ऑर्डिनेंस के माध्यम से। बिल और एक्ट पास करके नहीं, ऑर्डिनेंस अध्यादेश ज्याला म्हणतो त्या माध्यमातून ते बिल आणलं। अगर एंटी कन्वर्जन लॉ वो लोग लाते हैं तो क्या हम धम्म प्रचार का प्रसार कर सकते हैं क्या? मतलब हम हमारे धम्म का भी काम विदाउट पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो पॉलिटिक्स को बिल्कुल गंदा मत समझिए। नहीं बिहेव करोगे तो आपकी बदनामी भी की जाएगी। आपको हर तरह का, मतलब जिस तरह से हम वो कर सकते हैं वो सारी चीजें, आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी दी जा सकती है। हम उस औरत के पीछे रहेंगे। ये सारी बातें हमने एज अ बुद्धिस्ट सोसाइटी या बौद्ध समाज जो है नहीं एक्चुअल में, वो बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो जब हमने ये स्टैंड लिया और उसको भी लगा कि अरे मेरे बीवी के साथ सिर्फ अकेली नहीं है वो, उसके साथ कोई समाज के लोग हैं या ठेकेदार है, जो भी आप बोलो उनको, वो लोग हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। तब जाके उसने वो सब छोड़ा और वो जो औरत थी जो हमारे पास आई थी वो फिर विहारों में आने लगी। तो विहार में आने के लिए उनकी समस्याओं को समझो, उनकी समस्याओं पे हल ढूंढो और हो सकता है वो सारे लोग आ जाए। और जिसमें मैंने कैटेगरी की है, जैसे कि बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों के लिए हमारे बिहार में क्या प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे अभी एक बच्चे ने गाना अच्छा गाया, क्या हम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स उन कैटेगरी लोगों के लिए हम दे सकते हैं क्या? ऐसा हम वर्क बना दें कि जिसमें बच्चों के लिए अलग से कुछ तो एक प्रोग्राम हमेशा हर बिहार में होना चाहिए। वो हम करते हैं क्या? तो उनको अगर तवज्जो नहीं देंगे तो बच्चे क्यों आएंगे? उनकी प्रतिभाओं को हम वो स्टेज नहीं दे पा रहे हैं तो वो क्यों आएंगे? दूसरा, जैसे मैंने बोला कि युवक युवती, उनके कौन से क्वेश्चंस होते हैं? उनके क्वेश्चंस हैं, उनकी स्टडी के हो सकते हैं, विद्यार्थी हैं, उनके स्टडीज़ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी हम शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, इन शिक्षा नीतियों से उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, इस बारे में कभी हम बात करते हैं क्या? और दूसरा, जो मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि वो नशा करता है आदमी, तो मैंने एक ताड़ीवाला रोड करके यहाँ पे एक है, तो वहाँ पे हमने वो देखा कि एक बाई थी, उसने हमको बोला कि मेरे हस्बैंड का जो नशा है दारू का, वो यीशु ने निकाल दिया है। कैसे यीशु? हमको पता है अभी कोई गॉड एज सच नहीं होता है, तो कैसे निकाला? तो उसको जो काउंसलिंग बोलते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, इमोशनल काउंसलिंग होती है, बहुत सारी काउंसलिंग की टाइप्स होती हैं। क्या वो काउंसलिंग की यंत्रणा हमारे बिहार में चलती है क्या? वो हमको नहीं दिखाई देती है। तो उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व ही नहीं होते तो बिहार में वो लोग क्यों आएंगे? सिर्फ वंदना के लिए और किसी और का प्रवचन सुनने के लिए लोग आना पसंद नहीं करेंगे, उनका टाइम देना शायद पसंद नहीं करेंगे। तीसरा, जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों के लिए हम कुछ भी काम नहीं देते हैं, बेचारे बस सुनने आ जाते हैं और हम उनको कुछ सुना ही देते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बुजुर्ग लोगों के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उनके एक्सपीरियंस से वो अगर शेयर करते हैं तो हो सकता है युवतियों को कुछ और नए नए मार्गदर्शन मिल जाए। ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है पैटर्न जो है हमारा काम करने का, शायद उसमें थोड़ी तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। हमने कुछ समर कैंप भी किए थे बच्चों में, जिसमें एक था इक्वालिटी का। हमको अभी प्रिंसिपल हमारे इसमें है, लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में हमारे पास कोई प्रोग्राम या एक्टिविटीज़ नहीं होती है। क्या हम वो एक्टिविटीज़ देने में कम पढ़ रहे हैं? तो उसका आंसर है हम एक्टिविटीज़ में बहुत कम पढ़ रहे हैं। हमने समर कैंप में एक चीज़ की थी, इक्वालिटी के प्रिंसिपल सिखाने के लिए। उसमें ये था कि बहुत बार जो है लड़कियों को घर का काम इस तरह से उसका डिवीजन किया गया है, डिवीजन ऑफ लेबर आप बोल सकते हो उसको। तो ये किया गया है और लड़कों को जो है वो अलग से दूसरे काम, जैसे कि घर का काम उसने नहीं करना है। तो जब समर कैंप रखा तो तब से मतलब छोटे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ये मेरा काम नहीं है, और वो एटीट्यूड जिस ज्याला अपन पुरुष प्रधान म्हणू वो उनमें आ जाता है और वो तब से पनपना चालू होता है, जो फिर हस्बैंड इसमें वो दिखता है हमको। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं?
हमने समर कैंप में एक कंपटीशन रखा था जिसमें हमने बच्चों को, जो लड़का थे उनको गेहूं चुनने का काम दिया था, भाजी निवडायचं काम दिलं होतं. असे छोटे मोठे की ज्याच्यामध्ये त्यांना ते कळायला पाहिजे की हे काम पण चांगलं असतं, ह्याच्यामध्ये काही वाईट नाही. आणि जो लड़कियां थी उनको हमने बॉक्सिंग के लिए उनको उस कंपटीशन में उतारा. तो ये चीज़ें हम करते हैं क्या? नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके हिसाब से भी हमने काम करना चाहिए. और तीसरा, ये तो मैं सिर्फ व्यक्तिगत जो हमारे दुखों की बात कर रही हूँ, ये बहुत ही हमारे पर्सनल दुख है ऐसा मैं बोल सकती हूँ. सामूहिक दुखों का हम क्या करें? सामूहिक दुखों के बारे में, जैसे सुबह सर ने बोला, ज्ञान राजा सर ने, कि गरीबी जो है कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए पारमिता, दान पारमिता के बारे में आज बहुत सारी बातें हुई है. दान पारमिता के बारे में क्या मैं कितने लोगों को मदद कर सकती हूँ? 1, 2, 3, 10 घरों में, शायद ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेरा अमाउंट रहेगा सैलरी का 5वां हिस्सा भी दूँ और सभी भी 100% भी दे दूँ, तो मैं कितने लोगों की मदद कर सकती हूँ? मुझे लगता है वो कम ही पड़ेगा. तो उसके लिए स्टेट का बजट जो है वो हमारे लिए होना चाहिए, उसकी पॉलिसी में हमारा बराबर का हक होना चाहिए. और वो लाने के लिए पॉलिटिकल स्टैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप पॉलिटिकली स्टैंड, अपनी खुद की कोई पार्टी, जैसे मैंने बोला है कि बाबा साहब ने सिर्फ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया निकाला है क्या? SSDB निकाला है, एजुकेशन की सोसाइटी निकाली है, और पॉलिटिकल पार्टी भी निकाली है. ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है. यू शुड नॉट आइसोलेट देम. वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर हम शिक्षा नीति, जहाँ पे अभी रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, ये किसकी समस्या है? ये हमारी सामूहिक समस्या है. ये मेरी पर्सनल समस्या नहीं है सिर्फ. ये सामूहिक समस्या छोड़ने के लिए, उसका हल लाने के लिए मेरी खुद की पार्टी होनी चाहिए. खुद की मतलब मैं अम्बेडकराइट पार्टी की बात कर रही हूँ. भले उसके लीडर्स कैसे हैं, हम सबको पता है. हमारे इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं है. इम्परफेक्ट लोगों के साथ ही हमको काम करना पड़ेगा. और इस सच को मानते हुए हमने हमारी पार्टीज में से लोगों को चुनना चाहिए. और उसका जो मतलब पार्टीज का काम क्या है? ठीक है, उन्होंने कैंडिडेट दे दिए. हमारे 4 भी बहुत सारे पार्टीज है, बहुत सारे गठतट है. तो उसमें से कम उस एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक कैंडिडेट समाज के ओर से रख सकते हैं. लेकिन 4 दिए हैं, 4 हमारे अलग अलग गुटों ने 4 कैंडिडेट्स दिए हैं. क्या हम समाज बन के, बौद्ध समाज बन के, बौद्धों का एक कैंडिडेट उसमें से चुन सकते हैं जो शायद बाकी सबसे अच्छा हो? ऐसा डिसीजन हमने बिहारों में लेना चाहिए. तो हमारे सामूहिक दुखों का भी यहाँ पे प्रॉब्लम हल हो सकता है. 2 मिनट दीजिए सर प्लीज. एक होता है पॉलिटिकल किस लिए करना चाहिए, वो होता है कल्चरल का प्रोटेक्शन करने के लिए. हमारा खुद का कल्चर वो प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमको ये चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अभी हाथरस का एक इंसिडेंट हुआ था. हाथरस के बाद राजेंद्र अंबेडकर ने उस यूपी में दीक्षा दी थी उस फैमिली को. दीक्षा देने के बाद आप में से कितने लोगों को पता है, मुझे पता नहीं, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने वहाँ के क्या किया है? एंटी कन्वर्जन लॉ लाया है. ऑर्डिनेंस के माध्यम से, बिल और एक्ट पास करके नहीं, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश ज्याला म्हणतो आपण, त्या माध्यमातून ते बिल आणलं. अगर एंटी कन्वर्जन लॉ वो लोग लाते हैं तो क्या हम धम्म प्रचार का प्रसार कर सकते हैं क्या? मतलब हम हमारे धम्म का भी काम विदाउट पॉलिटिक्स नहीं कर सकते. तो पॉलिटिक्स को बिल्कुल गंदा मत समझिए. मैं अपने कॉलेज में भी अपने बच्चों को वही सिखाती हूँ कि पॉलिटिक्स गंदा नहीं है, वहाँ के लोग गंदे हैं, गंदे लोगों को हटाना हमारी ज़रूरत है. तो ये है, क्योंकि बौद्ध लोग क्या करते हैं? वो नीति का राजकारण कर सकते हैं. धम्म म्हणजे नीति, नीति म्हणजे धम्म. नीतीचं राजकारण आपण केलं पाहिजे असं मला वाटतं. दूसरा, वो लोग ये भी बोल सकते हैं कि तुम तो कितने लोग हो, माइनॉरिटी है, आफ्टर ऑल वी आर माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट आर माइनॉरिटी एंड ईच कास्ट इज माइनॉरिटी, सो नोबडी इज गोइंग टू विन हियर. ठीक है,
एज अ कास्ट अगर करते हैं या एज अ माइनॉरिटी भी करते हैं, तो मेजॉरिटी बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? या तो सबको बुद्धिज्म में लाना पड़ेगा तो मेजॉरिटी बन सकती है, जो कांशीराम साहब ने 2002 में या 2002 में ही शायद 2006 में हम लोग बुद्धिस्ट कन्वर्जन करने वाले हैं उसका ऐलान किया था। मुझे तारीख ठीक से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया था। तो अगर हम ये कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उनको हमारा जो बुद्ध प्रचार प्रसार करने का जो तरीका है वो मैत्री का जो है, बुद्धिज्म जो है वो मैत्री बोलता है। तो मैत्री के साथ अगर हम अलग अलग जाति के लोगों को, धर्म के लोगों को अगर उनसे बात करते हैं और कल्चरल तरीके से, जैसे मैं एक सिर्फ उदाहरण दूंगी क्योंकि हम 4 और 5 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है जहाँ पे लिंगायत समाज का वो अभी डिमांड कर रहे हैं लिंगायत एक अलग से इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी धर्म होना चाहिए करके। तो वहाँ पे जो बसवेश्वर है, उनके जो धर्म संस्थापक है, उनको साउथ का बुद्ध बोला जाता है। क्या ऐसी कोई चीज़ें हम ढूंढ सकते हैं जो बुद्धिज्म से वो कनेक्ट कर सके? अगर हम ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढ के कनेक्ट कर सकते हैं तो हम घर वापसी का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तो उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और ऐसे अगर आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ हमारे युवक युवतियों के इसमें हैं तो उनको बोलने का मौका दीजिए ताकि वो बोल के अपनी आइडियाज़ को बता सके। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है, उनको चुप किया जाता है और फिर वो लोग कई और स्टेज देखते हैं जहाँ पे उनको बात रखने का मौका मिलता है और फिर वो हाथ से चले जाते हैं। तो सिर्फ युवक युवतियों को दोष देना, वो नहीं आते हैं, ये करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो ये बात है। और एक लास्ट बात जो कि हमारे इसमें भी हो रही है वो है क्लास और मास की बात। अभी सर ने बोला है कि 1300 पर हेड शायद खर्चा आया है। मैं स्लम में काम करती हूँ, स्लम के कितने लोग इसका खर्चा उठा सकते हैं आप पता कर सकते हो? वो उठा नहीं पाएंगे। तो क्या ये नॉलेज से वो उनको परहेज किया जाए? मुझे लगता है क्लास ने कहीं तो ये जिम्मेदारी खुद अपने सर पे लेनी चाहिए, कंधों पे लेनी चाहिए और खुद होके मास में उनकी जो जो तकलीफें हैं दुःख दूर करणं म्हणजे बुद्धिझमचा प्रचार प्रसार करणं असतं। तर त्यांच्या दुःखावर जर तुम्ही थोडी जरी फुंकर मारायला त्या भागामध्ये गेला, काम केला, कारण आपण काय करतो की स्लममधले लोक विकाऊ आहेत, ते असेच आहेत, हे जे एक गैरसमज करून घेतलेले आहेत ते गैरसमज आपण दूर केले पाहिजे असं मला वाटतं। क्योंकि वो अगर हम नहीं करते हैं तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। वो हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे मुझे लगता है और हम सिर्फ बातें करने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो मुझे लगता है संगठन ज़रूरी है, वो संगठन बनाइए, बौद्धों का संगठन, इसीलिए शायद हम इस समिति के साथ जुड़े थे। तो मुझे लगता है युवकों को अगर ये सारी कोशिश करने में और उनकी बात रखने में अगर ये संगठन हमारे काम आते हैं डायलॉग के लिए, तो हम लोग डायलॉग के लिए तैयार हैं, हमारे अपने विचार देने के लिए और सुनने के लिए भी तैयार है। युवा सुनना भी चाहता है, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ बातें करना चाहता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे उनकी जवाबदारी भी है, कर्तव्य भी है और उनकी ये अपेक्षा भी है हमारे बुजुर्गों से। तो मैं अपनी बात, मुझे कहने का या यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं विहार समन्वय समिति का धन्यवाद रखते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद।